प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को शोध सिद्धांत विमर्श पर प्रकाश डाला जाएगा। शोध सिद्धांत विमर्श के संबंध में आचार्यों ने कहा है, अलब्धानां च लब्धानां तत्त्वानां अनुशीलने नवोन्मेषयुतं सम्यं मौलिकं प्रतिपादनम। कहा कि उपलब्ध और अनुपलब्ध तत्वों के अनुशीलन में नवोन्मेष पूर्वक मौलिक प्रतिपादन करना चाहिए। यदि उपलब्ध तत्वों का पुनराख्यान अपेक्षित प्रतीत हो, तब युग की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उन्हें नवीन युगोपयोगी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शोध प्रबंध किसी प्रशस्त रचना की समीक्षा अथवा आलोचना पर भी लिखा जा सकता है। इसमें शिल्प की नवीनता आदि का प्रतिपादन प्रमाण पूर्वक करना चाहिए। मुद्रित अथवा अमुद्रित ग्रंथ का उसके पाठक की दृष्टि से भी विमर्श किया जाना चाहिए। यहाँ उचित पाठों का अन्वेषण और औचित्य के लिए प्रमाण देना आवश्यक होगा। इसमें संपादित ग्रंथ के आरंभ में कृति और कृतिकार को प्रमाणिक परिचय भी देना चाहिए। जैसे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की ग्रंथावली का संपादन किया है। समान विषय पर सर्जित यदि दो रचनाएं प्राप्त होती हैं, तब साम्य और वैषम्य की दृष्टि से उसकी तुलना की जा सकती है। काव्य ग्रंथों में शास्त्रीय तथ्य और शास्त्र ग्रंथों में काव्यात्मक तत्व उपलब्ध हों, तो काव्य का शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्र का काव्यात्मक दृष्टि से अनुसंधान किया जा सकता है। आर्षोत्तर काल के किसी ग्रंथ रत्न का उनके स्रोत की दृष्टि से अनुसंधान किया जा सकता है। साहित्यिक कृतियों का राजनीति, समाजशास्त्र, पर्यावरण चेतना, राष्ट्रीय चेतना को आधार बनाकर अनुसंधान किया जा सकता है। ऋषियों के ग्रंथों में शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों का अनुशीलन कर उन ऋषियों के दृष्टिकोण का अवलोकन करना चाहिए। प्रिय छात्रों, शोध प्रबंध का लेखन शिल्प अवश्य ही उत्तम होना चाहिए, चाहे वह भाषा की दृष्टि से हो या विषय प्रतिपादन अथवा अध्यायादि का उचित विभाजन हो। विकीर्ण सामग्री का संग्रह, अनुन्मीलित या उन्मीलित उनका परिष्कार और प्रस्तुतिकरण, ये सभी शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि किसी प्रसिद्ध देवता या मनुष्य का चरित्र अनेक कवियों की रचनाओं में प्राप्त होता है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों को शोध प्रबंध की रूपरेखा किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डाला जाएगा।